हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शिक्षक प्रेप। तो फ्रेंड्स, हम सीटेट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और इसमें हमारी अभी हिंदी पेडागोजी की सीरीज़ है। उसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज हमारा हिंदी पेडागोजी का नेक्स्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का सेट है। इसमें हम पेपर 1 पेपर 2 दोनों का ही करने वाले हैं, क्योंकि जो क्वेश्चन मैंने लिए हैं कंबाइंड लिए हैं पेपर 1 पेपर 2 दोनों के, ठीक है। और साथ ही साथ फ्रेंड्स, आपको कुछ और चीज़ें बताना चाहूँगी। मैंने आपको गद्यांश और पद्यांश सॉल्व करने की ट्रिक बताई हुई है, 4-5 वीडियोस उसकी भी मिल जाएंगी आपको, आप लोगों की ही डिमांड पर। तो क्योंकि आप लोग कह रहे थे गद्यांश और पद्यांश में मार्क्स अच्छा नहीं बन पा रहा है, तो आप फुल में से फुल कैसे ला सकते हैं मार्क्स, यानी कि 15 में से 15 कैसे ला सकते हैं गद्यांश और पद्यांश से, वो मैंने आपको वीडियो में क्लियर कर दिया है। सारे वीडियोस का लिंक फ्रेंड्स आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अलग अलग प्लेलिस्ट बनी है सब्जेक्ट की, सीडीपी की अलग मिल जाएगी, और सीडीपी में हम टोटल 52 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के सेट ऑलरेडी लगा चुके हैं और आप लोग के काफ़ी अच्छे पॉजिटिव कमेंट्स आते हैं, तो वो देखकर काफ़ी अच्छा लगता है। और देखिए फ्रेंड्स, अगर आपको नोट्स वगैरह चाहिए तो स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा डिटेल, यहाँ पर आप व्हाट्सअप करके सीडीपी का पेड नोट्स ले सकते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और देखिए, हर क्लास की तरह हर क्वेश्चन का डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन करते हुए हम चलने वाले हैं, ठीक है। तो आज का सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा हिंदी पेडागोजी का, निम्नलिखित में से कौन सा श्रवण कौशल शिक्षण का उद्देश्य है। यानी कि श्रवण कौशल शिक्षण कहने का मतलब है सुनना, ठीक है। श्रवण मतलब होता है सुनना, तो कौन सा सुनने वाले कौशल शिक्षण का उद्देश्य है, आपसे ये पूछा है। पहला है श्रुत सामग्री के विषय के महत्वपूर्ण और मर्मस्पर्शी विचारों, भावों एवं तथ्यों का चयन करने की क्षमता प्रदान करना। दूसरा है विद्यार्थियों में ध्वनियों, शब्दों का शुद्ध उच्चारण तथा स्वर, गति, लय और प्रवाह के साथ पढ़ने की योग्यता विकसित करना। जी हाँ, श्रवण कौशल शिक्षण का उद्देश्य ऑप्शन 1 भी सही है और 2 भी सही है, ठीक है। विद्यार्थियों में ध्वनि, शब्द का शुद्ध उच्चारण, स्वर, गति, लय, प्रवाह, इन सभी के साथ पढ़ने की योग्यता का विकास करना होता है श्रवण कौशल शिक्षण का उद्देश्य। दोनों ही ऑप्शन सही हैं। थर्ड है छात्रों को साहित्यिक गतिविधियों में भाग लेने और सुनने के लिए प्रेरित करना। जी हाँ, क्योंकि देखिए श्रवण कौशल शिक्षण है ना, तो सुनने पर आधारित शिक्षण को हमने क्या करना है, बढ़ावा देना है, उसका मेन उद्देश्य यही होता है। और इसमें ये सारी ही चीज़ें होंगी, जो साहित्यिक गतिविधियों में भाग लेने और सुनने के लिए बच्चों को हम मोटिवेट करेंगे, ये मेन उद्देश्य है। तो ये तीनों ही यहाँ पर सही हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन 4, उपरोक्त सभी, ठीक है। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदी भाषा शिक्षण में शैक्षिक उपचार का प्रमुख उद्देश्य है। शैक्षिक उपचार का प्रमुख उद्देश्य क्या है। पहला है बच्चों में अच्छी आदतों का विकास करना। दूसरा है शैक्षणिक कठिनाइयों और दोषों का निवारण करना। तीसरा है बालकों की अशुद्धियों का निवारण करना। और चौथा है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए फ्रेंड्स, शैक्षिक उपचार का मुख्य उद्देश्य होता है बच्चों की जो शैक्षणिक कठिनाइयां हैं, यानी कि बच्चों को पढ़ने में क्या क्या कठिनाइयां हो रही हैं या फिर क्या क्या दोष उत्पन्न हो रहे हैं, उनको दूर करने के लिए शैक्षिक उपचार किया जाता है, ठीक है। आप इस तरीके से समझ सकते हैं, जैसे एक पेशेंट होता है, जब उसको कोई प्रॉब्लम होती है, हेल्थ इशू होता है, तो वो डॉक्टर के पास जाता है। तो डॉक्टर क्या करता है, सबसे पहले वो जो हेल्थ इशू उसको हो रहा है उसका पता लगाता है, ठीक है। जब डॉक्टर को पता लग जाता है, उसके बाद वो क्या करता है, उपचार के लिए मेडिसिन देता है। तो जिस तरीके से वो हेल्थ इशू को सही करने के लिए मेडिसिन देता है, सेम उसी तरीके से एजुकेशन में क्या होता है कि शिक्षक भी बच्चों को जो पढ़ने में कठिनाई आ रही हैं या फिर जो दोष उत्पन्न हो रहे हैं उनका निवारण करता है, यानी कि उनको दूर करने की कोशिश करता है। फॉर एग्जाम्पल, आप इस तरीके से समझ सकते हैं, जैसे किसी बच्चे को पढ़ाया हुआ समझ में नहीं आ रहा है, तो शिक्षक का काम ये होता है शैक्षिक उपचार में, ठीक है। शैक्षिक उपचार में शिक्षक का काम ये होता है ये पता करना कि बच्चे को समझ में क्यों नहीं आ रहा है, जो आप पढ़ा रहे हैं वो बच्चा समझ क्यों नहीं पा रहा है, उसे क्यों याद नहीं हो रही हैं चीज़ें। तो आपको जैसे फिर आप पता लगाएंगे एज अ टीचर, तो आप उसके बाद क्या करेंगे, उस कमी को दूर करना चाहेंगे, यानी कि बच्चों को जो प्रॉब्लम आ रही है समझने में, उसको दूर करने के लिए आप अनेक मेथड अपना सकते हैं। जैसे बहुत सारी शिक्षण विधियां होती हैं, आप अपनी शिक्षण विधि को चेंज करके बच्चे को पढ़ाइए, या फिर बच्चों को कुछ अलग तरीके से पढ़ाइए, जिस तरीके से पढ़ना वो पसंद करता है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, अलग अलग चीज़ों का यूज़ करके बच्चे को जो पढ़ने में कठिनाई आ रही है या फिर दोष उत्पन्न हो रहा है उसका निवारण करेंगे, ताकि
बच्चा पढ़ सके, आप जो बच्चों को पढ़ा रहे हैं वो बच्चों को समझ आ सके। ठीक है, तो यही होता है शैक्षिक उपचार का मुख्य उद्देश्य। ये आपको ध्यान रखना है, और इसको हम उपचारात्मक शिक्षण भी कहते हैं। इसका एक और नाम है, लिख लीजिएगा, शैक्षिक उपचार या फिर उपचारात्मक शिक्षण। ठीक है, रेमेडियल टीचिंग इसको बोलते हैं। ठीक हो गया, तो उन दोषों का निवारण करना, उन दोषों को दूर करना, ये काम होता है इसका। तो ऑप्शन 2 इसका बिल्कुल राइट हो गया। अब ये कह रहा है बच्चों में अच्छी आदतों का विकास करना, इसका उद्देश्य ऐसा नहीं होता है। अशुद्धियों का निराकरण ऐसा भी नहीं होता है, उपरोक्त में से कोई नहीं, ये तो होगा ही नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन 2 हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी एक गहन पठन की विशेषता मानी जा सकती है? गहन पठन मतलब होता है जब आप किसी चीज़ को डीपली पढ़ रहे हो। ठीक है, तो ऑप्शन 1 है प्रवाहपूर्ण पढ़ने के लिए रुचिकर बड़ी बड़ी पाठ्य सामग्रियों को शामिल किया जाना चाहिए, पहला ऑप्शन। दूसरा है सही ढंग से पढ़ने के लिए शिक्षक के मार्गदर्शन का अनुगमन करना चाहिए। तीसरा ऑप्शन है सूचना को पता लगाने के लिए पाठ्य सामग्री को तीव्र गति से पढ़ना चाहिए। और चौथा है पाठ्य सामग्री का सारांश प्राप्त करने के लिए तीव्र गति से पढ़ना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर क्या बात हो रही है, यहाँ पर बात हो रही है गहन पठन की, यानी कि डीपली पढ़ना। ये क्या होता है? डीपली पढ़ना होता है फ्रेंड्स जब आप किसी इन्फॉर्मेशन को पता करने के लिए, किसी सूचना को पता करने के लिए पाठ्य सामग्री को तेज तेज पढ़ रहे होते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि पढ़ रहे हैं और समझ में नहीं आ रहा है, आपको समझ में भी आ रहा है और आप पाठ्य सामग्री को तीव्र गति से पढ़ भी रहे हैं, उसमें जो इन्फॉर्मेशन है उसको पता करने के लिए। ठीक हो गया, जैसे जब आपका एग्ज़ाम होता है तो जैसे आपकी हिंदी में लैंग्वेज में गद्यांश और पद्यांश आते हैं, तो आप क्या करते हैं, गद्यांश या पद्यांश को फटाफट से पढ़ते हैं इन्फॉर्मेशन जानने के लिए कि इस पैसेज में किस बारे में बातचीत करी गई है। ठीक है, तो यही होता है कि सूचना को पता लगाने के लिए या सूचना को प्राप्त करने के लिए पाठ्य सामग्री को तीव्र गति से पढ़ना गहन पठन कहलाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा मौखिक अभिव्यक्ति का महत्व नहीं है? मौखिक अभिव्यक्ति का महत्व नहीं है पूछा है। ठीक है, नोट। पहला है रोजमर्रा के कार्यकलापों में मौखिक भाषा प्रयुक्त होती है। जी हाँ, रोजमर्रा के जो भी हम काम करते हैं वहाँ पर मौखिक भाषा तो यूज़ होती है। जैसे अभी मैं आपको पढ़ा भी रही हूँ तो मौखिक भाषा में पढ़ा रही हूँ, ओरल यानी कि बोल करके। ठीक है, दूसरा है भाषा की शिक्षा मौखिक भाषा से प्रारंभ होती है। तीसरा है मौखिक भाषा के द्वारा नई नई जानकारियाँ मिलती हैं, हाँ इन्फॉर्मेशन मिलती हैं, भले ही ये विचारों के आदान प्रदान में सहायक ना हो। हाँ ठीक है, अशिक्षित व्यक्ति बोलचाल के द्वारा ही ज्ञान को अर्जित करता है। ये ही यहाँ पर हो गया कि मौखिक अभिव्यक्ति का महत्व नहीं है। अशिक्षित व्यक्ति बोलचाल के द्वारा ही ज्ञान को अर्जित करता है, ऐसा नहीं है कि जो शिक्षित नहीं है वो बोलचाल के द्वारा ही ज्ञान को अर्जित करेगा, ऐसा नहीं होता है। इसीलिए डी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सतत और व्यापक मूल्यांकन मुख्य रूप से डैश पर बल देता है। सतत और व्यापक मूल्यांकन मैंने आपको थियोरी की क्लासेस में डिटेल में ये समझाया भी है। सतत और व्यापक मूल्यांकन को हम शॉर्ट में कह देते हैं CCE, यानी कि कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। ठीक है, तो ये मुख्य रूप से किस चीज़ पर बल देता है ये पूछा है। पहला है बच्चे के सुधार के लिए लगातार परीक्षण करने पर। दूसरा है बच्चे के व्यवहार का सतत अवलोकन करने पर। तीसरा है मस्तिष्क, हृदय और हाथ की शिक्षा पर। और चौथा है कमज़ोर अयोग्य विद्यार्थियों को उच्च स्तर पर प्रोन्नत करने पर। तो देखिए बच्चे के सुधार के लिए लगातार परीक्षण नहीं होता है सतत और व्यापक मूल्यांकन में। ठीक है, ये गलत है। मस्तिष्क और हृदय और हाथ की शिक्षा पर, ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसी की शिक्षा पर बल देता है, और ये भी नहीं है कि सिर्फ बच्चों को अगली क्लास में जाने के लिए वो प्रमोट करता है, ऐसा नहीं है। यहाँ पर क्या होता है ना कि बच्चे के व्यवहार का सतत अवलोकन करना ही सतत और व्यापक मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य होता है। यानी कि यहाँ पर क्या होता है ना कि कंटिन्यूअसली बच्चे का अवलोकन किया जाता है, ऑब्जर्वेशन किया जाता है, या तो टेस्ट लिए जाते हैं, पेन पेपर पेंसिल टेस्ट, या फिर कोई डिबेट कंपटीशन होगा, मतलब कोई भी कंपटीशन स्कूल में रख सकते हैं जिससे कि बच्चे का मूल्यांकन किया जा सके। और मूल्यांकन करने का उद्देश्य होता है बच्चे के व्यवहार का सतत अवलोकन करना, उसका बिहेवियर जानना कि वो किस तरीके से लोगों से बिहेव करता होगा, और जो चीज़ें आप पढ़ा रहे हैं वो बच्चों को समझ में आ रही हैं या फिर नहीं आ रही हैं तो फिर आप अलग अलग टीचिंग मेथड का यूज़ करके उनको पढ़ाते हैं।
या फिर बच्चे का व्यवहार अच्छा नहीं है, तो आप जो है उसका व्यवहार अच्छा करने के लिए अलग अलग मेथड्स यूज़ करते हैं, उनको समझाते हैं, सिखाते हैं। तो यही मेन उद्देश्य होता है सतत और व्यापक मूल्यांकन का, ठीक है, कि बच्चे के व्यवहार का क्या करना, ऑब्जर्वेशन करना, अवलोकन करना, ना कि बच्चों को पास फेल करना। आपसे ऑप्शन में ये भी पूछ सकता है कि सतत और व्यापक मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य है, एक ऑप्शन दे देगा बच्चों को पास या फेल करना, तो वो ऑप्शन सही नहीं होगा, ठीक है। अब मैं आपको बता देती हूँ, ये जो सतत और व्यापक मूल्यांकन है, इसके अंदर दो तरीके के मूल्यांकन, एक सतत होता है और एक व्यापक होता है, ठीक है। अभी हम सीसीई के दो टाइप पढ़ेंगे, जो है हमारा एक रचनात्मक मूल्यांकन आता है इसके अंदर, और एक आता है हमारा योगात्मक मूल्यांकन। इन दोनों से क्वेश्चन हमेशा बने हैं, और कल जब हमने सीडीपी का प्रैक्टिस सेट लगाया था, एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, तो उसमें भी ये क्वेश्चन आपका बना था रचनात्मक और योगात्मक मूल्यांकन से। तो मैं आपको हमेशा बोलती हूँ, ये जो पेडागोजी है ना अलग अलग सब्जेक्ट की, ये एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। ऐसा नहीं है कि आप एक सब्जेक्ट की पेडागोजी सॉल्व कर रहे हैं तो बस आपको उसी सब्जेक्ट में हेल्प करेगी, नहीं। अगर आप सीडीपी की पेडागोजी लगाते हैं ना, तो वो आपको सारे जितने भी सब्जेक्ट आते हैं उन सभी में हेल्प करती है। इसलिए बेस आपका सीडीपी से स्टार्ट हो जाता है, और उसी में से कुछ कुछ चैप्टर्स जो हैं फिर आपको हिंदी पेडागोजी में, मैथ्स पेडागोजी में, इंग्लिश में, ईवीएस में, ऐसे करके डिवाइडेड है, ठीक है। तो सतत और व्यापक मूल्यांकन दो प्रकार का है। एक आता है रचनात्मक मूल्यांकन, इसके अंदर जिसे हम फॉर्मेटिव असेसमेंट कहते हैं, और दूसरा आता है योगात्मक मूल्यांकन, जिसे हम सम्मेटिव असेसमेंट कहते हैं। फॉर्मेटिव असेसमेंट को शॉर्ट में एफए कह देते हैं और सम्मेटिव असेसमेंट को ऐसे कहते हैं, ठीक है। अब ये एफए जो होता है ना, इसके अंदर क्या होता है, बच्चे का मूल्यांकन किया जाता है, साल में कई बार किया जा सकता है। जैसे आपके यूनिट टेस्ट होते हैं, तो साल में 4-5 बार, जितनी बार टीचर का मन करे उतनी बार वो यूनिट टेस्ट ले लेते हैं। इससे क्या होता है, टीचर ये पता करता है कि जो वो पढ़ा रहा है बच्चों को समझ में आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है। जैसे 4 चैप्टर टीचर ने पढ़ाए, तो उन 4 चैप्टर का वो क्या करेगा, टेस्ट ले लेते हैं। उसके बाद नेक्स्ट 4 चैप्टर पढ़ाए, फिर उसका टेस्ट ले लेते हैं। इससे क्या होता है, पता लगता है कि बच्चों को कितना याद हो रहा है, बच्चों को समझ में आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है। और अगर उन्हें दिखता है कि बच्चा अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है यूनिट टेस्ट में, तो फिर वो अलग अलग टीचिंग मेथड का यूज़ करके बच्चों की इंटरेस्ट के साथ पढ़ाते हैं, इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पर शिक्षण के दौरान बच्चों का मूल्यांकन किया जाता है। और अगर हम ऐसे की बात करें, तो यहाँ पर क्या होता है, बच्चों का मूल्यांकन लास्ट में होता है, जो आपका एनुअल एग्ज़ाम होता है ना साल में एक बार, जिससे ये डिसाइड हो जाता है कि या तो बच्चा पास होगा या तो बच्चा फेल होगा। यानी कि जो आपका रिपोर्ट कार्ड बनता है वो आपका सम्मेटिव असेसमेंट के अंदर बनता है, जिसमें बच्चे को पास और फेल घोषित कर दिया जाता है, ठीक है। और यहाँ पर फिर ये पॉसिबिलिटीज़ नहीं रहती कि आप बच्चों को अलग अलग टीचिंग मेथड का यूज़ करके पढ़ाएंगे फिर नेक्स्ट टाइम और टेस्ट लेंगे। यहाँ पर ये चीज़ नहीं होती है, क्योंकि यहाँ पर एनुअल एग्ज़ाम होता है साल के एंड में, और लास्ट में आपका रिपोर्ट कार्ड बना दिया जाता है। तो इसीलिए अगर आपसे पूछे कि ज़्यादा बेहतर कौन सा मूल्यांकन होता है, तो आप कहेंगे रचनात्मक मूल्यांकन ज़्यादा बेहतर होता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर शिक्षण के दौरान कई बार बच्चों का मूल्यांकन किया जा सकता है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। और ये सतत और व्यापक मूल्यांकन मुख्य रूप से बल देता है बच्चे के व्यवहार का सतत अवलोकन करने पर, ठीक है। तो ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भाषा कौशलों के संदर्भ में कौन सा कथन उचित है। भाषाई कौशल मैंने आपको पढ़ाए थे ना, भाषाई कौशल कौन कौन से होते हैं। 4 प्रकार के भाषाई कौशल होते हैं, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना, ठीक है। और शॉर्ट ट्रिक मैंने आपको बताई थी याद करने की, सु, बो, प, ली। तो ये जो है भाषा के 4 कौशल होते हैं जिन्हें आपको ध्यान रखना है। अब चलिए इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं। तो इससे रिलेटेड कौन सा कथन उचित है आपसे ये पूछा है। पहला है, भाषा कौशलों के विकास में अभ्यास की अपेक्षा भाषिक नियमों का ज्ञान ज़रूरी है। जी नहीं, यहाँ पर नियम नहीं रटवाए जाते हैं, बल्कि यहाँ पर अभ्यास ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, इसका अभ्यास बच्चों को कराया जाता है। तो ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। दूसरा है, विद्यालय में केवल पढ़ना लिखना कौशलों पर ही बल देना चाहिए। जी नहीं, सिर्फ पढ़ना लिखना पर ही नहीं, बल्कि सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, इन 4 कौशलों पर बल दिया जाता है। इसीलिए ये ऑप्शन भी हमारा बाहर हो गया। बच्चे केवल सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना कौशल क्रम से ही सीखते हैं, या फिर भाषा के 4 कौशल परस्पर अंतः संबंधित होते हैं। अब ये 2 ऑप्शन आपको कंफ्यूज कर सकते हैं, लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ये ज़रूरी नहीं होता कि जो ये कौशल है ना, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना,
ये एक क्रम में ही होंगे, ये ज़रूरी नहीं है। ज़रूरी ये होता है कि ये चारों कौशल आपस में अंतः संबंधित होते हैं, आपस में इंटर रिलेटेड होते हैं, इंटर कनेक्टेड होते हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे। ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार बना है आपका हिंदी पेडागोजी में, रिपीटेडली पूछा गया है। ऑनलाइन वाली शिफ्ट में तो ये 5-6 बार अलग अलग शिफ्ट में बना हुआ था। तो ये जो चारों कौशल होते हैं ना, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, ये आपस में अंतः संबंधित होते हैं। कैसे होते हैं चलिए मैं आपको बताती हूँ। जैसे मैंने आपको बोला ये 4 प्रकार के हो गए, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। ठीक है, सबसे पहले जब बच्चा पैदा होता है, छोटा होता है, तो वो क्या करता है, सबसे पहले सुनना स्टार्ट करता है। पेरेंट्स जो हैं घर पे जितने भी मेंबर हैं वो क्या बोल रहे हैं ये सब बच्चा सुनता है। और जैसे ही बच्चे ने सुना और जब बच्चा थोड़ा सा बड़ा हुआ तो वैसे ही बच्चा बोलना सीख जाता है उसी लैंग्वेज में, जिस लैंग्वेज में घर पे वो सुनता है चीज़ों को। ठीक है, अब देखिए जब बच्चा सुनना स्टार्ट कर रहा था तो वो सिर्फ सुन रहा था, लेकिन जब बच्चे ने बोलना स्टार्ट करा तो बोलने के साथ साथ उसका सुनना भी चल रहा होता है, वो सुनता भी है और बोलता भी है। फिर जब बच्चा स्कूल जाता है तो स्कूल में बच्चा पढ़ना स्टार्ट करता है, तो जब वो पढ़ रहा है तो साथ में उसका सुनना और बोलना ये चीज़ें भी चलती हैं। ऐसा नहीं होता है कि वो पढ़ रहा है तो बोलना और सुनना भूल जाएगा, भूलता नहीं है ना, साथ ही चलते हैं सारी चीज़ें। उसके बाद जब बच्चा पढ़ना सीख गया तो बच्चा लिखना सीखता है, और जब बच्चा लिखना सीख रहा है तो साथ में उसका सुनना, बोलना, पढ़ना ये चीज़ें भी एक साथ चल रही होती हैं। तो इसीलिए हम कहते हैं ये चारों क्या होते हैं, एक इंटीग्रेटेड मैनर में चलते हैं, एक दूसरे से इंटर कनेक्टेड होते हैं, इंटर डिपेंडेंट होते हैं, और इसको हम हिंदी में कहते हैं कि ये एक दूसरे से क्या है, अंतः संबंधित हैं। ठीक है, आई होप आप लोग अब इसको समझ गए होंगे। तो 4th ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक बहुसांस्कृतिक कक्षा में आप एक भाषा शिक्षक के रूप में किस बात को अधिक महत्व देंगे? पहला है बच्चों को भाषा प्रयोग के अधिक से अधिक अवसर देंगे। बताइए देंगे या नहीं देंगे? जी हाँ, बिल्कुल देंगे। अदर ऑप्शन देख लेते हैं। पाठ्यपुस्तक के प्रत्येक पाठ को भली भांति समझाना, बच्चों को व्याकरण सिखाना, स्वयं शुद्ध भाषा का प्रयोग करके। अब आपको चारों ही ऑप्शन यहाँ पर पॉजिटिव लग रहे होंगे, तो ऐसे में आपको मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर ढूंढना होता है, जो कि हमारा ऑप्शन 1 है। क्योंकि देखिए बहुसांस्कृतिक कक्षा की बात हो रही है, तो आप एक भाषा शिक्षक के रूप में क्या करेंगे, आप चाहते हैं कि बच्चे जो हैं लैंग्वेज बोलना सीखें, यानी कि भाषा को बोलना सीख जाएं। तो आप क्या करेंगे, भाषा को बोलने के अधिक से अधिक बच्चों को अवसर देंगे, अधिक से अधिक बच्चों को अपॉर्चुनिटी देंगे कि वो भाषा का प्रयोग कर पाएँ। भाषा से रिलेटेड आप कोई ऐसा गेम वगैरह करवा दीजिए क्लासरूम में, जिससे कि बच्चे अलग अलग भाषा का प्रयोग कर सकें। क्योंकि बहुसांस्कृतिक कक्षा होती है, यानी कि अनेक भाषाओं वाले बच्चे स्कूल में आते हैं। ठीक है, तो सभी बच्चों को आपने क्या करना है, भाषा को बोलने के अवसर देने हैं, यानी कि अपॉर्चुनिटीज़ देनी है। ठीक है, अब मैं आपको एक चीज़ कहूँ यहाँ पर, तो जो स्टूडेंट्स टैग वर्ड्स को जानते होंगे उन्होंने जब ये अवसर देखा तो ऐसे ही बता दिया होगा ऑप्शन देखते ही कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन 1 होगा। अब उन्होंने ऐसा कैसे बताया ऐसे कि फ्रेंड्स वो टैग वर्ड्स को जानते हैं। तो देखिए अगर आप लोग टैग वर्ड्स का मतलब नहीं समझते हैं तो मैंने सारे सब्जेक्ट के टैग वर्ड्स आपको करवाए हैं। टैग वर्ड्स आपके पॉजिटिव और नेगेटिव होते हैं, जो कि सिर्फ सीटेट में आपको काम आते हैं, अदर सब्जेक्ट में नहीं आते हैं, अदर एग्जाम में नहीं आते हैं, ओनली सीटेट में काम आएंगे। तो अगर आपको सीटेट क्वालिफाई करना है ना फ्रेंड्स, तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और साथ में टैग वर्ड्स को समझ लेना है, आपका काम बन जाएगा। क्योंकि ये स्ट्रेटेजी मैंने खुद भी फॉलो करी थी और मेरे दोनों पेपर आज क्वालिफाई हैं, वो भी अच्छे मार्क्स के साथ। ठीक है, तो देखिए मैंने आपको सारे सब्जेक्ट के टैग वर्ड्स करवाए हैं, हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, ईवीएस, संस्कृत, जितने भी आपके पेपर 1 पेपर 2 में सब्जेक्ट होते हैं, और उन सभी की एक प्लेलिस्ट बनाई है सीटेट ऑल सब्जेक्ट टैग वर्ड्स नाम से, और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है इसी वीडियो के नीचे। आप चाहें तो एक बार चेकआउट ज़रूर करिएगा। और वो जो क्लासेस है मैंने इससे पहले वाले सीटेट के लिए बनाई थी जो जनवरी में हुआ था, बट टैग वर्ड्स आपके चेंज नहीं होंगे, ये चीज़ आपको समझना होगा, क्योंकि सिलेबस आपका वही है तो टैग वर्ड्स भी आपके वही रहेंगे। तो वो वीडियोस आप एक बार ज़रूर देखिएगा, आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमको मिल गया, ऑप्शन 1 होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हिंदी की कक्षा में प्रायः हिंदीतर भाषी बच्चे हिंदी सीखने में अनेक कठिनाइयों का सामना करते हैं, क्योंकि अनेक कठिनाइयों का सामना क्यों करते हैं? पहला है प्रायः हिंदी और उनकी मातृभाषा की संरचना में अंतर होता है, वे मन लगाकर हिंदी नहीं सीखते हैं, हिंदी सीखने के प्रति उनमें अरुचि होती है, या हिंदी बहुत कठिन भाषा है। बताइए,
तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन 1। क्योंकि देखिए, अगर आप बच्चों को हिंदी भाषा सिखाना चाह रहे हैं लेकिन उनकी मातृभाषा अगर हिंदी नहीं है तो फिर हिंदी को सीखने में उन्हें कठिनाई महसूस होगी। ठीक है, अब मातृभाषा क्या होती है? तो देखिए, जब हमारी जो फर्स्ट लैंग्वेज होती है, जब किसी भी बच्चे का जन्म होता है, जन्म के बाद उसके एनवायरनमेंट में, यानी कि जहाँ भी वो रहता है, जिस भी फैमिली में रहता है, वहाँ पर जो भाषा बोली जाती है वो बच्चे की फर्स्ट लैंग्वेज होती है। क्योंकि दुनिया में आने के बाद सबसे पहले वो उसी भाषा को सुन रहा है। ठीक है, अब और उसी को हम फर्स्ट लैंग्वेज भी कहते हैं और उसी को हम मातृभाषा भी कहते हैं, यानी कि उसी को हम मदर टंग भी कहते हैं। ठीक है, क्योंकि वो अपने घर की भाषा होती है। तो अगर किसी बच्चे की मातृभाषा हिंदी को छोड़कर कुछ और है तो फिर उस बच्चे को हिंदी भाषा सीखने में कठिनाई महसूस होगी। क्योंकि मातृभाषा को तो बच्चे इजीली सीख लेते हैं बिना कोई नियम याद किए हुए, है ना। जैसे बच्चे ने जन्म लिया, 5 साल तक अगर बच्चा उसी घर में रह रहा है, उसी लैंग्वेज में लोग बातचीत कर रहे हैं, तो उस लैंग्वेज को सुन सुन करके बच्चा भाषा को बोलना सीख जाता है बिना स्कूल गए हुए। ये चीज़ आपने देखी होगी। तो मातृभाषा सीखने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है, एफर्टलेसली उसको हम सीख लेते हैं। लेकिन अगर मातृभाषा आपकी हिंदी नहीं है तो फिर जो हिंदी होगी वो आपकी सेकंड लैंग्वेज हो जाएगी। क्योंकि फर्स्ट लैंग्वेज तो हमारी मदर टंग कुछ और ही है, तो सेकंड लैंग्वेज फिर हमारी हिंदी हो जाएगी और इसको सीखने में कठिनाई होगी। ठीक है, क्योंकि जो हिंदी भाषा होती है और जो मातृभाषा होती है, उन दोनों की संरचनाओं में क्या होता है, डिफरेंस होता है। ठीक हो गया, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन 1 हो गया। अगर ये कह रहा है मन लगाकर हिंदी नहीं सीखते हैं, ऐसा नहीं होता है। और हिंदी सीखने में उनकी रुचि नहीं है, ऐसा भी नहीं है। और बहुत कठिन होती है, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो ऑप्शन 1 इसका राइट हो गया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 भाषा शिक्षा और भाषा अधिगम को किस रूप में वर्णित करती है? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 यानी कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। पहला है सभी के लिए भाषा, दूसरा है बहुभाषावाद और भाषा की सत्ता, तीसरा है त्रिभाषा सूत्र और चौथा है बहुभाषा अधिगम और भाषा की सत्ता। देखिए, ये जो त्रिभाषा सूत्र है ये क्या होता है, मैंने कल परसों जो हमने हिंदी पेडागोजी की क्लास करी थी वहाँ पर त्रिभाषा सूत्र से रिलेटेड 2 क्वेश्चन आए थे। तो वहाँ पर मैंने आपको बताया था कि त्रिभाषा सूत्र की बात कौन करता है, कोठारी कमीशन करता है, जिसे हिंदी में कोठारी आयोग कहते हैं, ध्यान रखना। और ये कोठारी आयोग आया था आपका 1964-66 में। ठीक है, इसकी बात NEP 2020 में नहीं बल्कि सबसे पहले कोठारी आयोग में करी गई थी। तो NEP 2020 भाषा शिक्षा और भाषा अधिगम को किस रूप में वर्णित करती है? ये वर्णित करती है बहुभाषावाद और भाषा की सत्ता पर। ये कहती है कि जो आप जानते ही हैं, इंडिया इज़ अ मल्टीलिंगुअल कंट्री, है ना। इंडिया में अनेक प्रकार की भाषाएं बोली जाती हैं। तो NEP कहती है कि बहुभाषावाद है हमारे राष्ट्र में, तो इन भाषाओं को क्या करना है, स्कूल में महत्व देना है और एक्सेप्ट करना है। तो भाषा शिक्षा और भाषा अधिगम को बहुभाषा के रूप में वो देखती है। और बहुभाषा कोई नेगेटिव चीज़ नहीं है, ये कहती है ये पॉजिटिव चीज़ है। और हर भाषा को स्कूल में महत्व देना चाहिए, क्योंकि हर बच्चे की जो भाषा होती है वो अलग अलग होगी घर में, है ना। ज़रूरी नहीं है कि स्कूल में जिस भाषा में बात हो रही है हर बच्चे की घर की लैंग्वेज वही होगी, ज़रूरी नहीं होता है। तो बच्चे के घर की लैंग्वेज जो है उसको स्कूल में बोलने दिया जाए, इसी को कहते हैं बहुभाषावाद। क्योंकि अनेक बच्चे होते हैं और सभी की अलग अलग भाषाएं होंगी, तो अनेक भाषाएं जब स्कूल में यूज़ होंगी उसको हम बहुभाषिकता कहते हैं। और बहुभाषिकता को प्रमोट करता है NEP 2020, ध्यान रखेंगे। ऑप्शन 2 इसका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नीचे आकलन की एक गतिविधि दी गई है। गतिविधि है कि दी गई पाठ्य सामग्री को आधार बनाकर 100 शब्दों से कम में उत्तर दीजिए। ठीक है, पहला है आपको कहानी का कौन सा भाग सबसे प्रिय लगा, और यदि आप मुख्य पात्र होते तो क्या इसी तरह से प्रतिक्रिया देते या नहीं देते। ये है आपकी एक आकलन के लिए गतिविधि। ठीक है, अब आपको बताना है कि इस गतिविधि द्वारा कौन से भाषाई कौशलों की जांच हो रही है, ये बताना है आपको। पहला है कहानी के मुख्य विचार की पहचान हो रही है। जी नहीं, सिर्फ विचार की पहचान नहीं हो रही है कि इसमें मेनली क्या कहा गया था, क्योंकि यहाँ पर देखिए क्वेश्चन क्या क्या है कि आप अगर मुख्य पात्र होते आप क्या करते, आपको कहानी का कौन सा भाग सबसे अच्छा लगा। तो सिर्फ यहाँ पर मुख्य विचार की पहचान हो रही है, हम ऐसा नहीं कहेंगे। सेकंड है लेखक की विचारधारा को साझा करना। सिर्फ विचारधारा को साझा करना ऐसा नहीं है, बल्कि इसका राइट आंसर है अपना विचार प्रस्तुत करना। यहाँ पर बच्चों से कहा जा रहा है अपना विचार प्रस्तुत करो। देखिए इन दोनों में ही बच्चे अपने विचार प्रस्तुत कर रहे हैं,
ऑप्शन 1 में बच्चे को कहानी में जो भाग सबसे अच्छा लगा वो अपने मन से बच्चे बता रहे हैं, और दूसरे क्वेश्चन में भी बच्चे बता रहे हैं कि अगर वो मुख्य पात्र होते तो वो क्या करते। तो यहाँ पर हर बच्चा अपने अपने अकॉर्डिंग आंसर देगा, हर बच्चा जिस तरीके से सोच रहा होगा अपने विचार वो प्रस्तुत करेगा, ठीक है। तो अपने विचार प्रस्तुत करेगा, यही इसमें हो रहा है। तो ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पठन कुशलता का मूल्यांकन करने के लिए आप क्या करेंगे, यानी कि पढ़ने में कुशलता का मूल्यांकन आपने करना है, ठीक है। पहला है पढ़ी गई सामग्री पर तथ्यात्मक प्रश्न पूछेंगे, दूसरा है पढ़ी गई सामग्री पर प्रश्न बनवाएंगे, तीसरा है पुस्तक के किसी पाठ की पंक्तियां पढ़वाएंगे बच्चों से, या फिर बच्चों से ज़ोर ज़ोर से बोलकर पढ़ने के लिए कहेंगे ताकि उच्चारण की जांच हो सके। यही यहाँ पर बिल्कुल सही है। देखिए, पठन कुशलता का मूल्यांकन करना है, यानी कि आप ये देखना चाह रहे हैं एज अ टीचर कि बच्चे पढ़ने में कैसे हैं, बच्चों को पढ़ना आता है या फिर नहीं आता है, और बच्चे जो चीज़ें पढ़ रहे हैं उसका प्रोनाउंसिएशन यानी कि उच्चारण वो सही तरीके से कर पा रहे हैं या फिर नहीं कर पा रहे हैं। इस चीज़ की जांच करना यही होता है पठन कुशलता का मूल्यांकन करना, जो कि हमको ऑप्शन 4 में दिख रहा है। जब बच्चे ज़ोर ज़ोर से बोलकर पढ़ेंगे तभी तो आपको पता लगेगा कि बच्चों का उच्चारण सही है या फिर नहीं हो रहा है, ठीक है। बाकी यहाँ पर आप सिर्फ तथ्यात्मक प्रश्न पूछेंगे, उनसे प्रश्न बनवा लेंगे या 2-3 पंक्तियाँ पढ़वा देंगे, तो ये सही नहीं है। जब बच्चे ज़ोर ज़ोर से बोलेंगे तो आप उनका उच्चारण सुनेंगे, तब आपको समझ में आएगा कि बच्चे सही से पढ़ रहे हैं या फिर नहीं पढ़ रहे हैं। यही होता है पठन कुशलता का मूल्यांकन करना। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। एक अध्यापक ने अपने शिक्षार्थियों को 2 पहेलियां सुनाई और जोड़ों में बैठकर उनका समाधान खोजने के लिए कहा, ठीक है। एक को कहा कि वह जो भी सोच रही है उसे बोलकर पहेली का हल निकाले, और दूसरे को भी दूसरी पहेली का हल इसी तरीके से ढूंढना है। इस गतिविधि को क्या कहा जाएगा, यानी कि ये जो पूरी प्रोसेस हो रही है इसको आप क्या कहेंगे। पहला है बोलकर सुनना, और दूसरा है जोड़े में कार्य, तीसरा है भाषा का प्रयोग, चौथा है सोचकर लिखा गया संलेख, यानी कि थिंक अलाउड प्रोटोकॉल। अब यहाँ पर यही चीज़ हो रही है, क्योंकि यहाँ पर दोनों को क्या कहा जा रहा है कि आप जो सोच रहे हैं उसे पहेली का हल निकालो, जो आप सोच रहे हैं यानी कि उसका यूज़ करके आप पहेली का सॉल्यूशन बताओ। तो बच्चा जो खुद से सोच रहा है तो उसमें क्या होगा, सोचकर लिखा गया संलेख। जब बच्चा खुद से सोच रहा है और सोचने के बाद लिख रहा है, ठीक है, यही होता है थिंक अलाउड प्रोटोकॉल। तो 4th ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 1.5 से 2.5 वर्ष के बीच के बच्चे की शब्दावली जब 200 से 250 शब्दों और 2 शब्दों के उच्चारण का तक पहुंचती है तब इसे क्या कहा जाता है, तब इसे क्या कहते हैं, आपको ये बताना है। पहला है टेलीग्राफिक भाषा, दूसरा है व्याकरणिक रूप, तीसरा है ओवर रेगुलराइज, और चौथा है वार्तालाप। तो ये क्वेश्चन आपने एज इट इज़ याद रखना पड़ेगा कि 1.5 से 2.5 वर्ष के बीच के बच्चे की जो शब्दावली है जब वो 200 से 250 शब्द और 2 शब्दों के उच्चारण तक पहुंचती है, यानी कि 2 शब्दों को मिलाकर वो उच्चारण करना स्टार्ट कर देती है, तो ये होती है हमारी टेलीग्राफिक भाषा। जब वो छोटे छोटे 2 शब्दों को जोड़कर उच्चारण करना स्टार्ट कर देती है, जैसे मम्मी खाना दे दो, पापा खाना दे दो, इस तरीके से, ठीक है। तो ये होता है हमारी टेलीग्राफिक लैंग्वेज। तो ऑप्शन 1 इसका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, और ये हमारा आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। भाषा शिक्षण में विचारों के आदान प्रदान से छात्रों में निम्न में से किस कौशल का विकास होता है। भाषा शिक्षण में विचारों का आदान प्रदान हो रहा है, ठीक है, यानी कि जो विचार हैं वो एक दूसरे के साथ साझा किए जा रहे हैं। तो ऑप्शन 1 है इसका भाषा कौशल का, यानी कि कौन से कौशल का विकास हो रहा है, भाषा कौशल का विकास हो रहा है, या फिर चिंतन कौशल का विकास हो रहा है, या फिर सामूहिक क्रियाओं में कार्य करने के कौशल का विकास हो रहा है, या फिर उपरोक्त सभी का विकास हो रहा है। तो हम ये कहेंगे कि उपरोक्त इन सभी का विकास हो रहा है, ठीक है। क्योंकि देखिए भाषा शिक्षण में जब विचारों का आदान प्रदान होता है ना, जैसे एक भाषा के टीचर हैं जो क्लासरूम में पढ़ा रहे हैं और बच्चों के साथ इंटरेक्शन कर रहे हैं, यानी कि बच्चों को भी मौका मिल रहा है बोलने का, सुनने का, समझने का। तो यहाँ पर भाषा कौशल का भी विकास होगा, चिंतन कौशल का भी विकास होगा, यानी कि बच्चे सोचेंगे भी और समूह में भी बच्चे कार्य करेंगे, ठीक है। सामूहिक क्रियाकलाप भी आप करवा सकते हैं, जैसे एक ग्रुप बना दिया और टीचर भी उसमें शामिल हैं और सभी आपस में इंटरेक्शन के थ्रू सीख रहे हैं, तो ये तीनों ही इसमें शामिल हो जाएंगे। इन तीनों कौशल का बच्चे में क्या होगा, विकास होगा।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 उपरोक्त सभी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन है हमारा, और क्लास एंड होने के बाद आप लोग अपना स्कोर भी मुझे बताएंगे। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विद्यार्थियों में निष्कर्ष निकालने के कौशल का विकास करने के लिए सही शिक्षण शास्त्रीय क्रम है? यानी कि निष्कर्ष निकालने के लिए सही क्रम कौन सा है, ये पूछा है। पहला है अनुमान लगाना, दूसरा है पठन और बारीकी से देखना, तीसरा है पाठ्य सामग्री में से मुख्य बिंदुओं की पहचान करना। अब निष्कर्ष निकालने के लिए ये 3 स्टेप है, और इन 3 स्टेप का सही क्रम कौन सा है ये पूछा है। पहला है, पहले फर्स्ट आएगा फिर सेकंड ऑप्शन आएगा फिर थर्ड आएगा, या पहले सेकंड आएगा फिर फर्स्ट आएगा फिर थर्ड आएगा, या फिर पहले सेकंड ऑप्शन आ जाएगा फिर थर्ड आएगा फिर फर्स्ट आएगा, या फिर पहले थर्ड आ जाएगा फिर फर्स्ट आएगा और फिर सेकंड ऑप्शन आएगा। तो आपको इसको क्रम में लगाना है। तो क्रम में लगाने पर इसका राइट आंसर क्या होगा? देखिए, सबसे पहले क्या होगा ना, अगर आपको निष्कर्ष निकालना है तो सबसे पहले पठन और बारीकी से देखना, आप पढ़ेंगे और बारीकी से देखेंगे। उसके बाद आप क्या करेंगे, आप पाठ्य सामग्री में से मुख्य बिंदुओं की पहचान करेंगे। ठीक है, क्योंकि आपको निष्कर्ष निकालना है, और जैसे ही आपने मुख्य बिंदुओं की पहचान करी तो उसके बाद आप अनुमान लगाएंगे, उस चीज़ को लेकर गैस करेंगे। ठीक है, तो ये होता है निष्कर्ष निकालने का सही क्रम, जो कि हमको दिया है ऑप्शन थर्ड में। तो थर्ड ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। ठीक हो गया। तो फ्रेंड्स, आज के लिए हम इतने ही क्वेश्चन करते हैं, और आपने कितना स्कोर किया कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ में जो हमारी अदर क्लासेस चल रही हैं आप उन्हें भी ज्वाइन कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के सेट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।